हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का सीडीपी के इस ज़बरदस्त सेशन में। तो आपके लिए आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं पेपर सेकंड। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे, मस्त, स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि आप लोग के पास समय बहुत ही ज़्यादा कम है, तो आप जो पढ़े हैं उस चीज़ को आप अस्थायी रखिए और एक बार फिर से उसको देख लीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चाहेंगे हम कि आप सभी को इस तरह चीज़ें ना बताएं क्योंकि बहुत ही समय कम है। तो आज का अपना पहला प्रश्न है कि दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं। ठीक है, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं। आपका ये पेपर सेकंड है, सेकंड पेपर है, शिक्षा मनोविज्ञान का आपका सेकंड पेपर है। तो कैसे प्रश्न आता है, तो इसी तरीके से प्रश्न का लेवल होगा कि दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी उसके बिल्कुल भिन्न अर्थ निकालते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं और दोनों उसमें से क्या निकालते हैं? भिन्न अर्थ निकालते हैं, अलग अलग अर्थ निकालते हैं। तो इसमें सत्य क्या है कि संभव नहीं है विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। संभव हो क्योंकि व्यक्ति के अधिगम के विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। या फिर संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सत्य पूछा गया है, पॉजिटिव पूछा गया है। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन को लॉक करते हैं कि संभव है। अगर वो अर्थ अलग अलग निकालते हैं, दो विद्यार्थी हैं और दोनों अलग अलग अर्थ निकालते हैं, तो यह संभव है क्योंकि व्यक्ति की जो अधिगम शैली होती है वो विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित होती है। सबकी अपने अपने सोचने की दृष्टिकोण, नजरिया होता है। ठीक, प्रश्न नंबर 2 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में कैसा है? यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार जो हम सीखते हैं वो अपने स्वभाव में कैसा है? तो सक्रिय, सामाजिक, निष्क्रिय, सक्रिय, निष्क्रिय, सामाजिक, सक्रिय और सरल। तो सरल को सबसे पहले काटेंगे। अधिगम जो होता है वो निष्क्रिय नहीं कह सकते। ठीक है, ये वाला विकल्प भी कटेगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि अधिगम जो अपने स्वभाव में सक्रिय रूप से हम सीखते हैं और जो कुछ भी सीखते हैं अपने घर, परिवार और समाज से सीखते हैं, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है कि विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। देखिए समय आपके पास बहुत ही ज़्यादा कम है और सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि क्वेश्चन पॉजिटिव है निगेटिव है। सरसरी नज़रों से आप देखिए क्वेश्चन पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव ऑप्शन को तुरंत चूज करिए, यानी निकालिए। जितने निगेटिव में सबसे पहले उसको काटिए और आपको जो समझ ना आए, अगर एक दो ऑप्शन बचता है तो उसमें आप ढूंढिए कि कौन सा पॉजिटिव है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसा है तो पॉजिटिव है, आंसर कैसा चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो विद्यार्थियों को द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। तो पुरस्कार कैसा शब्द है? ये निगेटिव शब्द है। विद्यार्थियों को सिखाना कि इस प्रकार से अपने अधिगम का अन्वेषण करें। छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। एक घटित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण। एक ऐसा है भाई, एक ऐसा है। तो हमें लगता है ए ऑप्शन और डी ऑप्शन कैसा है? तो निगेटिव है। ठीक है, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन निगेटिव है। अब आपको लगता है कि बी और सी में हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, बी और सी में समझ नहीं आ रहा है कि क्या पॉजिटिव है और हमें चाहिए पॉजिटिव। तो विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनाने के लिए सबसे जो उपयुक्त महत्वपूर्ण है वो है कि बच्चों को अगर कोई भी चीज़ आप बता रहे हैं तो छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करें। बच्चा क्या है? छोटा है। यहाँ पर 1 से 8 की बात की जा रही है, 6 से 8 की बात की जा रही है। तो बच्चा क्या है? छोटा है, इतना बड़ा बच्चा नहीं है। तो उसको अगर कोई चीज़ को आप छोटी छोटी इकाइयों में, खंडों में समझाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक, प्रश्न नंबर 4 है कि यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलाप में लगाना चाहिए जिसमें वो बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक हों। प्रत्यय, स्मरण, रटना और समझना गलत क्योंकि यहाँ पे रटना शब्द है, स्मरण है। ड्रिल और अभ्यास हो सकता है, लेकिन सबसे जो बेस्ट है वो है क्या? तर्क करना, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। ठीक, अगर आपको समस्या समाधान कौशल प्राप्त करवाना है बच्चों से तो आप उनसे क्या करेंगे? पूछना, तर्क करना और निर्णय लेने जैसे प्रश्नों को करने के लिए कहेंगे। प्रश्न नंबर 5 है कि कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। ठीक, शिक्षक के हौसलों को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है ना।
तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन का ऐसा पॉजिटिव है, ऑप्शन आपको पॉजिटिव लगाना है। शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, ये क्या है भाई, नहीं तो निगेटिव होगा ना। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना में सहायक करता है, या फिर शिक्षक की योजना और शिक्षक में रुकावट बनाता है। तो ये रुकावट हो गया, ये भी निगेटिव है। पस्त कर देता है, ये भी क्या निगेटिव है। आपका पॉजिटिव क्या है, सी ऑप्शन की शिक्षक के लिए अगर कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली उदाहरणों को समझना है तो शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायता करता है। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। ऐसा कौन सा है ऑप्शन जो अधिगम को प्रभावित करता है। शिक्षार्थी का उत्प्रेरण जो होता है, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षण युक्तियाँ, या फिर शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। अगर आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती है, उत्पीड़न है आपको, तब भी उससे क्या होता है, अधिगम प्रभावित होता है। परिपक्वता जो होता है ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। ठीक है, शिक्षण युक्तियाँ, रिक्तियाँ, ये सभी क्या होती हैं, अधिगम को प्रभावित करती हैं। शारीरिक रूप से और संवेगात्मक स्वास्थ्य, अगर आपका शारीरिक रूप से स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मेंटली स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो ये भी अधिगम को प्रभावित करता है कि आप सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते। तो यहाँ पर भाई ABCD ऑप्शन सभी राइट है। प्रश्न नंबर 7 है कि सार्थक अधिगम है। सार्थक अधिगम किसे कहते हैं। सार्थक अधिगम वही होता है जो उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा सहचर्य, वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, या फिर दी गई सूचनाओं का निष्क्रिय ग्रहण, या फिर निजी अनुभव से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। जहाँ पर बच्चों की बात की जाए, अनुभव की बात की जाए, अवसर की बात की जाए, प्रोत्साहन की बात की जाए, ये सभी क्या होते हैं, विद्यालय ज्ञान के बाहरी जीवन से जोड़ने की बात की जाए, ये सभी क्या है, ये सभी आपके पॉजिटिव शब्द हैं और पॉजिटिव चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बच्चों की जहाँ पर बात की जाती है वहाँ आप अगर उनको लगाते हो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। प्रश्न नंबर 8 है, एक विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से नहीं है। निगेटिव। ठीक, अब आप देखिए उपदेश देना क्या होता है, हम ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे। उपदेश देना क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, हमने कहा निगेटिव होता है। ठीक है, विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना पॉजिटिव है। विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जाने जिन्हें वो लेकर वो कक्षा में आते हैं। बच्चों को यह सिखाना कि वो अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकते हैं। लेकिन आपका निगेटिव क्या है, तो विद्यार्थियों को निर्देश देना, उपदेश देना, ये सभी क्या है, निगेटिव कहलाते हैं। आप ऑप्शन को नहीं भी पढ़िएगा फिर भी आप आंसर निकाल लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 है कि विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत का मतलब निगेटिव है। ठीक है, क्वेश्चन का ऐसा निगेटिव, अब ऑप्शन लगाना है आपको निगेटिव। यहाँ पर देखिए, विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है। विकास जो होता है वो आपके परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है। हमने कहा पॉजिटिव है भाई। विकास वंशानुक्रम और वातावरण के बीच सतत अनुक्रिया से होता है। बिल्कुल, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, अगर दो बच्चे एक ही टाइम पे पैदा होते हैं फिर भी वो दोनों भिन्न होते हैं, सोच में, समझ में। ठीक है, अगर भले ही उनका फेस एक ही जैसे दिखता हो लेकिन उनकी जो सोच होती है मेंटली वो क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है। ठीक, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। सभी बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है लेकिन फिर भी सभी भिन्न होते हैं। डी है, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। आप विकास को माप सकते हो क्या? आप विकास को माप सकते हो, है ना? तो नहीं माप सकते भाई विकास को। अगर आप वृद्धि होती तो उसको माप सकते हैं कि कोई 6 सेंटीमीटर बढ़ा है, कोई इतना इसका विकास हुआ। लेकिन इसको विकास को कैसे माप सकते हैं कि आप कितना विकास किए हैं? विकास तो आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है ना? तो उसको हम कैसे माप सकते हैं? तो यही आपका निगेटिव है और यही आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, डॉट डॉट तथा डॉट डॉट की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों निष्कर्षों के रूप में चल सकता है। अभी आपने पीछे देखा होगा कि वंशानुक्रम तथा वातावरण
कि विशिष्ट अन्योन्क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों तक निष्कर्ष के रूप में हो सकता है। ठीक, जहाँ पर अन्योन्क्रिया हो जाता है कि विकास का जो है वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक, प्रश्न नंबर 11 है कि विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। आप देखते होंगे क्वेश्चन में कि परिवार प्रथम एजेंसी है, विद्यालय द्वितीय कारक है ना, ऐसे। तो उसी प्रकार का ये प्रश्न है। विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है। क्वेश्चन कैसा भाई, पॉजिटिव नहीं आ गया, हम इसको काट दिए। सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। ये बहुत थोड़ी क्या होता है, ये भी तो आपका निगेटिव हुआ। विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कार्य। अब बताइए, डी ऑप्शन और ए ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर रहा है कि विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है और डी ऑप्शन है कि विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है। अब बताइए कि क्या विद्यालय सामाजिकरण का पहला कारक है? तो जो परिवार होता है ना, जो परिवार होता है, परिवार एवं पास पड़ोस होते हैं, ये क्या होते हैं आपके पहला कारक होता है। अपने आप से आप सोचिएगा, समझिएगा कि जब सबसे पहले आप जन्म लेते हो, जो कुछ भी सीखते हो अपने घर परिवार से सीखते हो, तो आपका जो प्रथम कारक हुआ सामाजिकरण का वो क्या होता है, तो आपका परिवार होता है। जो द्वितीय कारक होता है ना, वो होता है आपका विद्यालय। ठीक है, जो द्वितीय कारक होता है वो आपका विद्यालय होता है। तो इसलिए तृतीय कारक में आप कुछ भी ले लीजिए, ये जो क्या कहते हैं उसको, तृतीय कारक में कुछ भी अगर पूछा जाता है तो आप उसको ले सकते हैं, लेकिन द्वितीय कारक आपका फर्स्ट मतलब प्रथम कारक आपका होगा परिवार, द्वितीय होगा विद्यालय, और तृतीय कारक में कोई भी ऑप्शन आपका आता है तो उसको आप ले लीजिएगा, आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिए ये गलत हो गया। अब यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रश्न नंबर 12 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। तो पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण बताए। बताइए कितने बताए? 4 बताए हैं ना। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है भाई, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो पियाजे ने 4 चरण दिए हैं उन चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वो चरण स्थिर हैं। ठीक है, सभी के जीवन में संवेदीगामक अवस्था आती है, यानी कि शैशवावस्था आता है, बाल्यावस्था आता है, किशोरावस्था आता है, प्रौढ़ावस्था आता है। ये चरण निश्चित होते हैं, इसको हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये स्थिर है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 फिर है जीन पियाजे से। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है? संरक्षण के प्रत्यय, यहाँ पर ये नहीं बताया गया किसका संरक्षण, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है कि वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लगेगा ये ऑप्शन सही है, हो सकता है। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं, चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाएं। परिकल्पना पर विविध परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, या फिर दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। अब बताइए क्या है यहाँ पर भाई सही? ऐसा लग रहा है कि 4 ऑप्शन सही है। तो आपका जो 6 से 8 का पेपर होता है, जूनियर लेवल पेपर जो होता है, उसमें प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है मनोविज्ञान में, यानी कि बाल विकास में, शिक्षा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कुछ भौतिक गुणधर्म जो होते हैं वही रहते हैं, चाहे बाहरी आकृतियाँ क्या हो जाएं, बदल जाएं। सिंपल सी बात है। प्रश्न नंबर 14 है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में कितनी बुद्धि बताई है भाई? तो 8 प्रकार की बुद्धि इन्होंने दी है। किस के पास किस प्रकार की बुद्धि होती है? अब बताइए। संगीतात्मक, संगीत जो संगीत बजाते हैं, संगीत यानी कि गीत गाते हैं, उनके पास कैसी बुद्धि होती है? भाषिक जो भाषा को लिखते हैं, आप कह सकते हैं जो कवि वगैरह होते हैं, उनके पास कैसी बुद्धि होती है?
अंतर्वैयक्तिक, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो दूसरों का भला करते हैं, उनकी बुद्धि कैसी होती है। और स्थानिक, स्थानिक का मतलब होता है कि जो एक ही स्थान पर बनी हो, जैसे मूर्ति वगैरह हो गई, मूर्तिकार की बुद्धि कैसी होती है। तो देखिए जो संगीतात्मक होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका वायलिन, जो संगीत गाएंगे, अगर गीत गाएंगे तो वादक वायलिन बजाएंगे, ठीक है। तो यानी कि ए ऑप्शन का फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए का 5 है और ए का दूसरा है, दोनों ऑप्शन को आप काट दीजिए। अब इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। अब आपको सी और डी में देखना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लास्ट वालों को टिक करेंगे कि डी ऑप्शन क्या है, अस्थानिक। जो अस्थानिक होते हैं वो आपके मूर्तिकार होते हैं, ठीक है। अस्थानिक जो होते हैं मूर्तिकार होते हैं। और जो भाषिक होते हैं वो कौन होते हैं, कवि आपके होते हैं। अंतर्वैयक्तिक मतलब चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं जो दूसरों का इलाज करते हैं। तब यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन क्या है, 5वां। तो क्या इसमें डी ऑप्शन 5वां है, तीसरा है, काट दीजिए इसको। और डी ऑप्शन 5वां यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपका चाहे प्राथमिक लेवल हो गया, प्राइमरी में या फिर जूनियर में, दोनों में ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, लेव वाइगोस्की के अनुसार वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अरे भाई क्यों नहीं पड़ेगा, अगर आप वयस्क और साथियों यानी कि बड़े लोगों के साथ रहते हो तो उससे भाषा के साथ क्या हो गया, प्रभाव तो पड़ेगा ही ना, संगति का प्रभाव तो पड़ता है। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। भाषिक विकास में संस्कृत की भूमिका बहुत कम होती है। या फिर बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भी भाषा सीख सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि लॉरेंस कोहलरवर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों की आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कोहलरवर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया, क्या ये सही होगा। अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलरवर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया, क्या ये हो सकता है। या फिर कोहलरवर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। या फिर कोहलरवर्ग ने अपने अध्ययन में मूलतः पुरुषों के नमूने पर आधारित रखा है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पॉजिटिव पूछा है लेकिन यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर दोहराना है, और यहाँ पर देखिए नहीं है। तो तीनों विकल्प आपके क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। इसलिए डी ऑप्शन पॉजिटिव होता है कि कोहलरवर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूने पर आधारित किया है, ठीक। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। अगर आप इसका आंसर नहीं भी जानते होंगे तो फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं कि जो आपको पॉजिटिव और निगेटिव में देखने को मिलती हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। अधिगम के आकलन को ऐसा कौन सा विकल्प है जो उजागर करता है। तो शिक्षक शिक्षार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणाओं समझ का भी आकलन करता है। शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन, ये मानक क्या होता है ना, और ये तुलना शब्द क्या होता है। तो ये क्या आपके निगेटिव होते हैं, ठीक। शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है, कि शिक्षक जो होता है वो पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी के आधार पर ही बच्चों का आकलन करता है। शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन करता है, या फिर दूसरों के निष्पादन की तुलना करता है। ये तुलना शब्द जो होता है आपका निगेटिव होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव क्या हुआ, ए ऑप्शन पॉजिटिव हुआ कि शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उसकी अवधारणाओं समझ का भी आकलन करता है, ठीक। प्रश्न नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। अगर इसको प्राथमिक स्तर पर भी आप पढ़ते हैं ना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। वाइगोस्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। बताइए
दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं, दोनों भाषा को विचारों के जन्म लेते हुए मानते हैं। तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा कि पियाजे जो है, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है। ठीक, आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी। तो पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 19 है, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए, विद्यालय यात्रा, ठीक है, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, यानी कि एक लड़की है जो अपने पिता से बहस कर रही है और उसकी दादी कहती है कि तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा। यह कथन मुख्य से किसको प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, यहाँ पर लड़की और लड़कों की आ गई ना बात। लड़की को बोल रही है कि लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा। लिंग समरूपता, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, या फिर लड़की के लिंग की गलत पहचान, फिर बच्चों के पालन पोषण, परिवार की कठिनाइयाँ। देखो तो यहाँ पर भी ऑप्शन सही हो जाएगा कि लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा है। ठीक, प्रश्न नंबर 20 है कि आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। पॉजिटिव है भाई। आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपने शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। ठीक, बिल्कुल सही। आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन हो। हमने कहा तुलनात्मक दिखे तो काट दीजिए फट से। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुपयोग का भी होना चाहिए। आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसमें भय और चिंता का संचार न हो। ये भय और चिंता क्या होती है भाई, ये तो आपका निगेटिव होता है कि आकलन तभी किया जा सकता है जब बच्चों के अंदर आप भय और चिंता लाओगे। बच्चों को क्या करोगे, डराओगे। ये डराना शब्द क्या है, ये तो आपका निगेटिव है। अब यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर कुछ लोग सी ऑप्शन को गलत मार रहे हैं, निगेटिव कर रहे हैं। तो निगेटिव नहीं होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तरफ है आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बल्कि बोधन और अनुपयोग का भी होना चाहिए, इसलिए सी भी सही है। और ए बताइए, ए और सी किस में है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। घर पर माता पिता और देखभाल करने वाले साथ हों, आवश्यकता सहायता उपलब्ध कराएं, यानी कि घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं, उनके साथ पढ़ना चाहिए, या फिर खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में पढ़ना चाहिए, या फिर समय विशेष शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके उसमें पढ़ना चाहिए, या फिर व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करें उसमें पढ़ना चाहिए। अब बताइए, आरटी एक्ट 2009 के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कहाँ पढ़ना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके साथ हैं, बताइए कहाँ पढ़ना चाहिए। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि समय बेसिस शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। जहाँ पर उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके वहाँ उन्हें पढ़ना चाहिए, समय बेसी विद्यालय में, समय बेसी कक्षा में सभी बच्चों के साथ, है ना। प्रश्न नंबर 22 है कि जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं वहाँ एक प्रभावी शिक्षक क्या करेगा। विविध पृष्ठभूमि यानी कि अन्य क्षेत्रों से बच्चे आते हैं, वहाँ के अध्यापक क्या करेंगे, प्रभावी शिक्षक क्या करेंगे। तो वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेंगे ताकि वो अपने साथियों के बराबर पहुँच सके। गलत, यानी कि जो वंचित पृष्ठभूमि के हैं, अलग अलग क्षेत्र के हैं, उनको कठिन परिश्रम दे देंगे, है ना। गलत, समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। क्या ये सही है। सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा, अनदेखी गलत है भाई। समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर डी ऑप्शन सही होना चाहिए क्योंकि समान आर्थिक पृष्ठभूमि है। तो इसका कहने का मतलब है कि समझ लीजिए कि एक गांव है और एक गांव है, ठीक है।
और यहाँ एक गांव है, यहाँ एक गांव है, यानी कि जो इस गांव के बच्चे हैं, इस गांव के बच्चे से मेल खाते हैं, उनको वो समान समूह बना देगा और इनको क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो ये बताइए क्या ये सही है? क्या ये सही है? हम एक बार समझ लीजिए कि जो अच्छे घर से बच्चे आते हैं और ये जो अच्छे घर के बच्चे आते हैं, जो आर्थिक रूप से ठीक हैं, उनको क्या करेगा, वो विद्यालय की जो शिक्षक है उनको एक साथ रखेगा। बाकी जो जिनके पास आर्थिक रूप की तंगी है, इनके पास आर्थिक रूप की तंगी है, इनको क्या करेगा, वो शिक्षक अलग कर देगा। तो बताइए ये गलत है कि नहीं गलत है? तो इसलिए समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा, कि जो समान पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनको तो एक साथ रखेगा, बाकी सभी को क्या करेगा, तो अलग करेगा। तो इसलिए ए भी विकल्प सही हो जाएगा। हमें लगता है कि बी विकल्प सही हो जाएगा। समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा, यही ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 23 है भाई प्रश्न नंबर 23 है कि निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। कि विकास कहाँ से कहाँ तक चलता है? विकास सिर से चलता है कि पैर से चलता है? ठीक है, विकास कैसे होता है ये यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए, समीप दूराभिमुख दिशा, सिरा पदाभिमुख दिशा, अंतर्वैयक्तिक भिन्नता या फिर अंतरावैयक्तिक भिन्नता। अंतर्वैयक्तिक भिन्नता और अंतरावैयक्तिक भिन्नता में अंतर है। अंतरावैयक्तिक भिन्नता का मतलब होता है जो दूसरों के बारे में कुछ करे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मिलान करिए, समीप दूराभिमुख दिशा। समीप दूराभिमुख दिशा का मतलब होता है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, यानी कि ए ऑप्शन का कौन सा सही हो जाएगा, चौथा। ए का क्या सही होगा भाई, तो ए का हो जाएगा चौथा। ठीक है, बी का सिरा पदाभिमुख दिशा। बी का सिरा पदाभिमुख, सिरा का मतलब जो सिर की तरफ से पैर की ओर तक चलता हो, तो यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, सिर से पैर का क्रम है ना, यानी बी का क्या हो जाएगा, दूसरा है ना, बी का दूसरा हो जाएगा। सिर से पैर का क्रम, सिरा पदाभिमुख दिशा का मतलब सिर से पैर की ओर। अंतर्वैयक्तिक भिन्नता, अंतर्वैयक्तिक भिन्नता का मतलब क्या हो जाता है कि विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। अंतर्वैयक्तिक भिन्नता जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है कि प्रत्येक बच्चा भिन्न होता है, तो इसलिए सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा पहला, है ना। और अब डी बचता है अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं। अंतर्वैयक्तिक का मतलब होता है कि किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न होता है। ठीक है, जो दूसरों की बात करता है वही क्या होता है, आपका अंतर्वैयक्तिक होता है। तो डी का क्या हो जाएगा भाई, तीसरा हो जाएगा डी का। अब बताइए कौन सा विकल्प सही है। ए का चौथा, ए का पांचवा गलत, ए का दूसरा गलत, ए का दूसरा गलत, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा। ठीक, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर एक भी इसमें से आपको पता है कि अंतर्वैयक्तिक पता है या फिर अंतरावैयक्तिक पता है या फिर सिरा पदाभिमुख दिशा पता है, तो आप आंसर लॉक कर सकते हो। प्रश्न नंबर 24, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। संज्ञान शब्द आता है एक और संवेग शब्द आता है। ठीक है, तो संवेग क्या होता है, संवेग जो है संज्ञान को प्रभावित करते हैं, किंतु संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो संज्ञान होता है वो संवेग को प्रभावित नहीं करता, और लेकिन संवेग जो होता है वो संज्ञान को प्रभावित करता है। तो भाई संवेग तो किसी को प्रभावित कर सकता है। अगर आपको क्रोध आ गया तो अगला क्या करेगा, डर जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो देखिए संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक ही प्रभावित करता है, एक दूसरों को नहीं करते, गलत। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं करते हैं। संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। तो यहाँ पर देखिए संज्ञान संवेगों को प्रभावित करते हैं, गलत। संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए संज्ञान संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करते। यही विकल्प याद रखिएगा। संवेग जो होता है वो संज्ञान को प्रभावित करता है, इतना याद रखिएगा आप लोग कि संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है। भाई मूल प्रवृत्तियाँ कितनी हैं आपकी, 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं, 14 संवेग हैं, तो प्रभावित करते हैं, लेकिन संज्ञान जो है वो प्रभावित नहीं करता है। इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना क्या कहलाएगा। तो केवल कभी कभी, केवल काट दीजिए, निरुत्साहित,
काट दीजिए, हमें ऑप्शन पढ़ना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर प्रोत्साहित हैं, हम इसको ले लेते हैं, पॉजिटिव है। अब यहाँ भी हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन अलग अलग लिखा है, ये अलग अलग किया जाना चाहिए, काट दीजिए। अब हम लगाते हैं बी, तीसरे ऑप्शन को। अब पढ़िए आप कि विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा। विविध का मतलब क्या होता है? भिन्न भिन्न प्रकार के शिक्षार्थी वहाँ पर हैं, भिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों के समावेशी कक्षा है, उसमें समवयस्कों का और सहयोगी का सीखना क्या कहलाएगा? केवल कभी कभी प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है, गलत। सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए, गलत। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों को की स्वीकार्यता बढ़े, ठीक है। और कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग कर देना चाहिए। कि भैया जो विद्यार्थी पढ़ने में प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको आप आगे बैठा दीजिए, जो सामान्य बच्चे हैं, पिछड़े बच्चे, उनको आप पीछे बैठा। अलग की बात करें तुरंत काट दीजिए। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हुआ ना। यहाँ पर ऑप्शन नहीं भी पढ़ोगे ना तो आप लगा लोगे। आप सब बहुत टैलेंटेड। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। कैसे? भिन्नताओं को स्वीकार करके उसे महत्व देकर, हो सकता है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग कर कर, भाई हो सकता है विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित कर कर, हो सकता है। यानी कि ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है। मानक निर्देश देकर, निर्देश भाई शब्द आ गया बीच में और मानदंड आ गया, इसका मतलब ए, बी और सी सही है। किसमें है भाई? डी ऑप्शन सही है, ए, बी और सी। अब प्रश्न नंबर 27 है, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को किससे ढक देती है? रुई से ढकने को कहती है। और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करती है। छूने, जैसे ब्रेल लिपि से नहीं पढ़ाया जाता, वैसे छुओ तथा अनुभव। ब्रेल लिपि को क्या करते हैं? छूने से अनुभव करके ही तो सीखते हैं। तो यहाँ पर वो जो शिक्षिका है वो फर्नीचर की तीखी धार वाली किनारों को क्या करती है? रुई से ढके रहने को कहती है। और छुओ तथा अनुभव करने वाले सूचना पट्टों का उपयोग करती है। यानी कि जो वो बोर्ड का उपयोग करती है उसको कहती है कि छुओ तथा अनुभव करो, ठीक। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? ऐसा क्यों कर रही है? किस वर्ग के शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूर्ति कर रही है? तो दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, श्रवण विकलांग। अगर श्रवण का मतलब क्या होता है? जो सुनने में विकलांग हो। अगर बच्चों को सुनाई देता, अगर बच्चे को सुनाई देता है, सिंपल सी बात है, अगर बच्चा सुन सकता है तो छुओ की बात नहीं करती ना। इस भाई बी ऑप्शन कट जाएगा। सीख न सकने वाले शिक्षार्थी, सीख न सकने वाले शिक्षार्थी, अगर बच्चों को दिखाई सुनाई सब दे रहा है तो वो ऐसा क्यों कर रही है? सामाजिक रूप से वंचित, काट दीजिए। हमें लगता है कि यहाँ पर दृष्टि विकलांग विद्यार्थी कि क्या हो रहा है, जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता, दृष्टि से बाधित हैं, ठीक है, जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है उन्हीं को तो बोलेगी कि छुओ तथा अनुभव करो, ब्रेल लिपि की तरह पढ़ाने को कहेगी। तो यानी ये विकल्प सही हो जाएगा। दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास कर रही है। अब प्रश्न नंबर 28 है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों, पुरस्कार, उपहार, दंड, ये सब निगेटिव हैं। प्रत्यास्मरण, गलत। उसके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने के अवसर दे, सही। नियंत्रित करना, गलत है। बच्चा क्या है? प्रतिभाशाली है, भाई सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, विद्यालयों में शिक्षार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अगर विद्यालय में बच्चा असफल होता है तो उसका क्या कारण होता है? हमने पहले बताया बच्चा, लास्ट में एक बार और आपको बता रहे कि बच्चा क्या है, समझ लीजिए आप भगवान है। अगर आप जो है एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो समझ लीजिए ये अपनी धारणा बना दीजिए कि बच्चा भगवान है। अगर कहीं भी पर भी बच्चों के बारे में कुछ लिखा हो और आपको लगता है गलत है तो तुरंत उसको काट दीजिए। तो विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं, गलत है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन है, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिया जाता, गलत।
क्या पुरस्कार देने से बच्चा सफल हो जाएगा? या फिर सी ऑप्शन है, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। ठीक है, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक बच्चों की आवश्यकताओं की अभिरुचियों की ध्यान नहीं रखती। बिल्कुल ऐसा। आप एक शिक्षक हैं ना और एग्जाम दे रहे हैं तो समझ लीजिए आप शिक्षक हैं, और बच्चों के बारे में जो भी ऐसे लिखा होगा, अब आप कहोगे कि विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जा सकता। भाई शिक्षण तो उस तरीके से किया जाता है, लेकिन फिर क्यों असफल होते हैं? लेकिन जो कुछ जाएगा वो शिक्षक के ऊपर जाएगा, बच्चों के ऊपर कुछ नहीं। बच्चों की कोई गलती नहीं, सब शिक्षक की गलती। तो इसलिए यहाँ पर सी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसमें है भाई? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सी और डी। अगर बच्चों की गलती निकाले तो 1 नंबर गया आपका। प्रश्न नंबर 30 है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है? जिसमें बाल केंद्रित का मतलब होता है जिसमें बालक को प्रमुख स्थान दिया जाए। ठीक है, बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाए। तो देखिए, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना, यहाँ पर शिक्षक की बात की जा रही है ना कि शिक्षक द्वारा बच्चों को, जब बाल केंद्रित है कि बच्चों को पहले आना चाहिए तो शिक्षक कहाँ से आ गया? और आदेश देना ये भी गलत है। बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ का प्रमुख मुद्दा, बी ऑप्शन सही हो गया। हमें आगे देखना ही नहीं है। जहाँ पर बच्चों की बात की जाए, बाल केंद्रित का मतलब जहाँ पर बच्चा पहला प्रमुख हो, तो बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, यही सही है। निर्धारित सूचना का अनुसरण करने, बच्चों को सक्षम बनाना, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे जाना। कहाँ भाई, शिक्षक कहाँ से आ गया? तो ये थे दोस्तों आज के 30 प्रश्न आपके लिए। तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। और एक हम आज मैराथन क्लास लाने वाले हैं, और उसको देखने के बाद हमें नहीं लगता कि आपके कोई भी डाउट रहेंगे। आपके पास बहुत ही समय कम है, बस अपना आप लोग कॉन्फिडेंस बना के रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लासेस।